नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 63, जिसमें कि कुछ प्रश्न होंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन बैच की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कराया जाएगा, जहाँ पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप घर बैठे इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन से है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है और 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है, यह संविधान संशोधन वर्ष 2003 में लागू किया गया था। तो दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2003। और दूसरा दिया गया है, इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर आपसे सही उत्तर पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। तो मैं आपको बता दूं 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 2003, ये एकदम सही है। 2003 में इसको लागू किया गया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इन दोनों को अलग किया गया था, ना कि रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, किस आर्टिकल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है और कहाँ पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। और इन दोनों कमीशंस को बाइफरकेट किया गया था, अलग किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। किस ईयर में? 2003 में। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको याद रखनी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो पहले चेयरपर्सन थे वो कौन थे? आप याद रखेंगे, कुंवर सिंह। ठीक है, द फर्स्ट कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2004 विद कुंवर सिंह एज द चेयरपर्सन। ये चीज आप याद रखेंगे। सेकंड आप याद रखेंगे उर्मिला सिंह। यहाँ पर प्रश्न इस तरीके से बन सकता है, डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पहले चेयरपर्सन कौन थे, तब आप आंसर लगाएंगे कुंवर सिंह। लेकिन यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की फीमेल चेयरपर्सन पहले कौन थी, तो वो कौन होगा? उर्मिला सिंह। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, जब भी कोई लेडी या कोई लेडी आपकी चेयरपर्सन की पोजीशन को होल्ड करती है तो पेपर में वो प्रश्न बन जाता है। और फर्स्ट हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, और प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो कुंभा मनोज सिंह, लेकिन आपको फर्स्ट चेयरपर्सन याद रखना और फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन दोनों याद रखना है। यहाँ पे हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे। इसका आंसर आप मुझे कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर जरूर दीजिएगा क्लास, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है। अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, डांस से रिलेटेड प्रश्न हमने इसके पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था। वहां पे हमने इस प्रश्न को सुमेलित करने को बोला था और आज की क्लास में हम इसको एक रीजन से रिलेट करके पूछ रहे हैं कि बुंदेलखंड रीजन में कौन सा नृत्य नहीं परफॉर्म होता है। तो इन सब में से बुंदेलखंड रीजन में मयूर नृत्य नहीं परफॉर्म होता है। मयूर नृत्य की बात करें तो ये ब्रज रीजन में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पर? ब्रज में। ठीक है, तो
तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड का सी। अब क्लास यहाँ पर देखिए कुछ नृत्य दिए गए हैं, जैसे कि ख्याल नृत्य। ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, बुंदेलखंड में। जब पुत्र होता है, जब बेटा होता है, तब ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है खुशी में। रास नृत्य की बात करें तो आपको पता है रास कहाँ का होगा, ब्रज का होगा, ठीक है। झूला नृत्य ब्रज, मयूर नृत्य ब्रज। धोबिया नृत्य की बात करें तो हम ये नृत्य जो है ये पूर्वांचल में परफॉर्म किया जाता है। चरकुला ब्रज, ठीक है। कटघोड़वा पूर्वांचल, शौरा या सैरा बुंदेलखंड, और कार्तिक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड रीजन। तो इतनी चीजों को याद रखिएगा। इसके पहले वाले टेस्ट में भी हमने एक प्रश्न को डिस्कस किया था, ठीक है, डांस से रिलेटेड और नाटक से रिलेटेड। तो चलिए आज की क्लास में हमने इस प्रश्न को एक बार रिवाइज कर लिया। अब थर्ड प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए, यहाँ पे सुमिलित करना है। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दिया गया है। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एयरपोर्ट दिया गया है, जनपद दिया गया है। तो चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है बताइए। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है, ठीक है। बमरौली की जब हम बात करेंगे, बमरौली कहाँ पर है, प्रयागराज में है। खेरिया कहाँ पर है, आगरा में है। और सावा कहाँ पर है, सहारनपुर में। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का ए। आसान प्रश्न था ये। अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट इन सब में से किसी भी एक प्लेस में रहते हैं या रहे होंगे तो आप खट से इस प्रश्न को बता सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा क्लास, इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं जब यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए फोर्थ प्रश्न को देखते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुने, ठीक है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात की गई है और आपसे बोला गया है आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 में की गई थी, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन July 1, 1948। दूसरा दिया गया है, यह औद्योगिक इकाइयों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जब भी हम IFSCI की बात करेंगे तो यस इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1948, ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है ये अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, ये गलत है। ये अल्पकालीन ऋण नहीं, ये लॉन्ग टर्म लोन या फिर मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर सही क्या हो जाएगा, 4 का ए। देखिए जब भी हम IFSCI लिमिटेड की बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है। इन 1948 जिसका गठन हुआ था फॉर प्रोवाइडिंग द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज। ये चीज आप याद रखेंगे क्लास। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे आप, इस निगम की प्रदत्त पूंजी जो 5 करोड़ रुपए थी, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 1962 में कितना कर दिया गया, 7 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये भी चीज आप याद रखेंगे, पेपर में हो सकता है आपसे पूछ ले, और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी। बस इससे ज्यादा पेपर में डिफिकल्ट नहीं बनाएगा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा तो। ये आपको मैंने बता दिया है, ये आपको मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। पांचवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, मानव पूंजी सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पे कुछ संस्था के नाम दिए गए हैं, तो आप बताइए जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका होगा वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक द्वारा। बी आपका सही उत्तर है पांचवे का। अब यहीं पर क्लास आप लोग मुझे बताइए कि और कौन कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, जिसमें से डूइंग बिजनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो किसके द्वारा जारी की जाती है। पेपर में कई बार पूछा जाता है इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। एक चीज आप मुझे ये बताइए, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। 2 चीज आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, रिवाइज करिए डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, तब डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल करेंगे और मुझे बताएंगे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये किसके द्वारा, ये 2 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए छठवें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ठीक है, और इसमें क्या बताना, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। मतलब कार्बन साइकिल की यहाँ बात की गई है, और कार्बन साइकिल में CO2 को प्लस करती है, ऐड करती है, जोड़ती है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, श्वसन जिसको कि हम रेस्पिरेशन कहते हैं, जैव पदार्थों का अपक्षय या फिर ज्वालामुखी क्रियाएं।
तो मैं आपको बता दूं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज जब होती है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एमिशन होता है, ठीक है। जब ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं इनका डिके होता है, ठीक है, जब इनका डिके होता है तब भी क्या होता है, CO2 रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। रेस्पिरेशन आप सभी को पता है, हम सांस जब लेते हैं, जब आप सांस अंदर की तरफ खींचते हैं, हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। लेकिन जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण में मेनली हरे पौधे होते हैं, पादप होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं किस क्रिया के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस माध्यम से, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एटमॉस्फेयर में क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्व कर रहे हैं, ना कि एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, सी आपका सही उत्तर है। अब क्लास इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उसको मत लीजिएगा कि मैम रात के टाइम क्या होता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये चीज याद रखिएगा। ये एक्सेप्शंस की बात नहीं हो रही है, एक सिंपल फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है। और प्रकाश संश्लेषण में आप सभी को पता है प्रकाश के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जो पेड़ हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से फर्स्ट नहीं होगा। तो 2, 3, 4 सही होगा, सी आपका सही उत्तर है। चलिए 7वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। कितने दिनों के ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की श्रेणी में डाल दिया जाता है जिन पर किस्त और ब्याज का भुगतान ना हुआ हो, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से आपसे बोला जा रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो यहाँ पर कितने दिन होता है, 90 दिन होता है। अब क्लास आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को एक चीज पता होगी, लेकिन मैं तब भी बता दूं, अगर जिनको पता है वो चाहे तो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब भी हम बैंक की बात करते हैं, ठीक है, तो बैंक के पास जब भी कोई कस्टमर आता है, हम आप उसके पास जाते हैं और हम बैंक से जब लोन लेते हैं ना, तो बैंक के लिए ये लोन उसके एसेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, परिसंपत्ति की तरह काम करता है। जब बैंक से हम लोन लेते हैं और बैंक हमको लोन देता है तो बैंक के लिए एक एसेट क्रिएट करता है। भले बैंक ने हमें पैसे दिया है, लेकिन बैंक के लिए ये एसेट होता है। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कुछ समय बाद मेरे जिस कस्टमर ने मुझसे पैसे लिए हैं वो मुझे यही पैसे वापस कर देगा विथ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। लेकिन यही कस्टमर अगर बैंक को वो पैसे स्पेसिफिक समय के बाद नहीं वापस कर पाता है, इंटरेस्ट तो छोड़ दो, पैसे ही नहीं वापस कर पाता है, तो विद इंटरेस्ट की बात ही छोड़ दो, तो ये एसेट जो है वो आपके किस में कैटेगराइज हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्यों नॉन परफॉर्मिंग? क्योंकि बेचारा बैंक जिसने सामने वाले कस्टमर को लोन लिया था इस आशा में कि कुछ समय बाद वो मुझे वो लोन वापस कर देगा, वो पैसे वापस कर देगा विद इंटरेस्ट, वो कस्टमर उसको पैसे वापस ही नहीं कर पा रहा है, तो बैंक इसको NPA में कन्वर्ट कर देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में रख देती है, ठीक है। तो 90 दिन की बात होती है, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए 8th को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किन किन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है? तो हम लोग हमेशा अक्सर डिस्कस करते हैं, जब भी मनी बिल की बात करेंगे तो बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के मनी बिल को पेश रखा नहीं जा सकता है, ठीक है। लोकसभा में लाया नहीं जा सकता है मनी बिल को विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये चीज आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर एक तो सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और बिल होते हैं, जैसे बिल रिलेटिंग टू द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऐसे विधेयक जो भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित हो, उसको भी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक जो होते हैं उनको भी राष्ट्रपति की अनुमति की पूर्व आवश्यकता होती है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा, 8th का सी आपका सही उत्तर है।
अब देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिनको कि पार्लियामेंट में रखने के पहले प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की अप्रूवल की जरूरत होती है, जिसमें कि सबसे पहला बिल, जब भी कोई ऐसा बिल पेश किया जाएगा जिसमें कि स्टेट के नाम में परिवर्तन, उसकी बाउंड्री में परिवर्तन, उसकी एरिया में परिवर्तन करना है, या फिर दो स्टेट्स को अलग अलग सेपरेट करना है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत होगी। ठीक है, फिर इसी तरीके से जब भी कोई बिल इम्पोज करना, जब भी कोई बिल ऐसा हो जहां पर टैक्स को इम्पोज करने की बात की जा रही है, किसी ड्यूटी को इम्पोज करने की बात की जा रही है, तो वहां पर भी बिल इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिल इन्वॉल्विंग द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। भारत की संचित निधि से व्यय करने से संबंधित जो भी विधेयक होगा उसको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की या प्रेसिडेंट के अप्रूवल की, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। क्लास इसको पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अक्सर जब भी स्टूडेंट से पूछते हैं तो बच्चे जल्दी से बता देते हैं मनी बिल के बारे में, लेकिन इन बिल के बारे में उनको नहीं पता रहता है। बहुत रेयर स्टूडेंट्स को पता रहता है, जिन्होंने पढ़ाई ढंग से की रहती है उनको पता रहता है। ठीक है, तो अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए 9th प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनकी विधानसभा संख्या के आधार पर कम से ज्यादा की ओर व्यवस्थित करिए। अब देखिए क्लास, मैंने आपसे बोला है कुछ चीजें रटने वाली होती, आपको रटना पड़ेगा। जैसे लोकसभा सीट्स, ठीक है, राज्यसभा सीट। अब यहाँ पर एक बोल दिया गया है असेंबली में कितनी सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो यहाँ पर आप एक बहुत एक्यूरेट नहीं याद कर पाओगे कि कितना कितना कहाँ कहाँ रहता है, लेकिन कुछ जो बिग स्टेट्स हैं उनका तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और याद कर भी लीजिएगा, क्योंकि पेपर में मैच द कॉलम के फॉर्म में या इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका ए है। ठीक है, 9th का ए आपका सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम सीधे देख लेते हैं, जब भी हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के पास कितनी है, 175 है। ठीक है, फिर इसके बाद असम में 126 है। आप बिहार का याद रखिएगा 243। ठीक है, दिल्ली का याद रखिएगा 70। ठीक है, गुजरात का याद रखिएगा 182, याद रखिएगा जो मैं बता रही हूँ आपको। जम्मू का याद रखिएगा आप 90। ठीक है, फिर इसके बाद आप याद रखिएगा कर्नाटक का 224, फिर मेघालय, यहाँ पे एक बार नॉर्थ ईस्ट का आप देख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, पंजाब पूछा गया है 117। उत्तर प्रदेश का तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 403। उत्तराखंड का अगर आपको याद रखना है तो आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं, नहीं तो इतना किसी को याद नहीं रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप किसका याद रखेंगे बताइए, राजस्थान का याद रख लीजिएगा 200, बस इतना सफिशिएंट है। एक बार क्लास इसको आप थोड़ा सा सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, थोड़ा सा अप्रॉक्स भी याद रखेंगे, तो अगर पेपर में बाई चांस पूछ लेता है तो आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा का भी आप याद रखेंगे। 10वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे इनका टेन्योर कितना होता है ये पूछा गया है। तो 3 साल 70 वर्ष। ठीक है, इसके बाद आपको 6 वर्ष 65 दिया गया है, फिर 5 वर्ष 65 दिया गया है और 6 वर्ष 70 दिया गया है। तो आप मुझे बताइए क्या होती है, आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। 3 वर्ष 70, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष, मतलब अगर एज जो है वो आपकी 70 ईयर्स की होनी चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम। ठीक है, अगर आप 71 के हो गए तो आप NHRC के चेयरमैन नहीं बन सकते, मेंबर नहीं बन सकते हैं, और 3 वर्ष होगी। ठीक है, अगर आप ये चीज आप समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम NHRC की बात करते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं। तो ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, सबसे पहले आप याद रखेंगे। आप इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखेंगे, याद रखिएगा क्लास, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। 12 अक्टूबर 1993 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। किस एक्ट के थ्रू, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के थ्रू, याद रखेंगे। और बाद में इसका अमेंडमेंट भी हुआ है, 2006 में एक बार इसका अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है,
और एक बार 2019 में किया गया है। जब 2019 में किया गया था तो जो 5 वर्ष का टेन्योर था उसको घटा के कितना कर दिया गया था, 3 वर्ष कर दिया गया था। ये याद रखिएगा, 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही 5 वर्ष को 3 वर्ष कर दिया गया था। तभी बहुत से स्टूडेंट जो अपडेट नहीं रहते हैं वो अभी भी 5 वर्ष बोलते हैं, 5 वर्ष और 70, ये याद रखिएगा, ये गलत है, 3 वर्ष और 70 है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जब भी हम NHRC की बात करते हैं तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें कि आपके एक चेयरमैन होते हैं, ठीक है, और 5 मेंबर होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और चेयरमैन जो होता है वो या तो CJI हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, ये चीज आप याद रखिएगा। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। और यहाँ पर जो 6 मेंबर कमिटी बैठती है जिसके की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, उस 6 मेंबर कमिटी में आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, ठीक है, दोनों हाउसेस के, और यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। क्लास एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, मेरे साथ बताओ। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया NHRC का। 2019 और 2006 में 2 बार इसका अमेंडमेंट हुआ है। पेपर में स्टेटमेंट के फॉर्म में ये प्रश्न बन सकता है। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी होती है जिसमें कि आपके एक चेयरमैन होते हैं और 5 मेंबर होते हैं, जिनको कि अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसके रिकमेंडेशन में, 6 मेंबर कमिटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। 6 मेंबर कमिटी जो होती है उसमें सबसे पहले आपके PM होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, और यूनियन मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी, ठीक है, और इसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। 11वां प्रश्न देखते हैं। देखिए हमने एक टॉपिक को इतनी जल्दी कवर कर लिया। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डज नॉट कम अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आता है, एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट। लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं तो ये पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में आता है, ये चीज याद रखिएगा। इतना कंप्लीट हो गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए 12वां प्रश्न है, एक बार 12वां प्रश्न को अब हम देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यहाँ पे उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की बात की गई है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। 12th का बी आपका सही उत्तर है। 13 प्रश्न को देखते हैं, आदर्श द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन को चयन करना है। ठीक है, जो आदर्श द्रव्य पूर्णतः अपरिमेय तथा अश्यान होता है। दूसरा दिया गया है, इसका आयतन प्रत्यक्षता गुणांक 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा, आइडल लिक्विड की बात की गई है और बोला गया है जो आइडल लिक्विड होते हैं वो कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और नॉन विस्कस होते हैं। ये आपका सही उत्तर है, ये सही है। ठीक है, ये एकदम सही है। लेकिन जो वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट होता है वो आइडल लिक्विड का 0 नहीं, इनफाइनाइट होता है, ये गलत है। और इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया, इस वजह से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्लास ए दिया है जो कि गलत है।
यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर सही उत्तर बी होगा। क्यों? क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। जब भी हम बात करते हैं आइडल लिक्विड की तो कंप्लीटली इनकम्प्रेसिबल होते हैं और नॉन विस्कस होते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। 14 देखिए, किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। कारण दिया गया, जिस ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही अधिक होता है। द एक्सप्लोजन ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय द ऑक्टेन नंबर। हायर द ऑक्टेन नंबर ऑफ द फ्यूल हायर इट्स एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहला तो आपका सही है, लेकिन यहाँ पर हायर द ऑक्टेन नंबर द हायर इट्स एक्सप्लोजन ये गलत है। जितना लो ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही ज्यादा उसमें एक्सप्लोजन होगा। तो यहाँ पर ए आपका सही है बट आर आपका फॉल्स है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, जिस किसी ईंधन का ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही अच्छा ईंधन माना जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें अपस्फोटन रोधी यौगिक मिलाए जाते हैं, जैसे कि टेट्रा इथाइल लेड। कभी आपसे पूछा जा सकता है ऑक्टेन को वो करने के लिए, कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो टेट्रा इथाइल लेड। ठीक है, याद रखिएगा इसका। या फिर BTX भी एक अच्छा अपस्फोटन रोधी यौगिक है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। चलिए 15 प्रश्न को अब हम देखते हैं। सूक्ष्म हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये आप सभी को पता है कितनी होती है, 78% होती है। 16 प्रश्न को देखिए क्लास। 16 प्रश्न क्या होगा इसका उत्तर? यहाँ पे ज्ञान तीर्थंकर दिए गए हैं और प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ज्ञान तीर्थंकर से रिलेटेड, तो चलिए मैच करते हुए चलते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पद्म प्रभु की, तो पद्म प्रभु को किससे इंडिकेट किया जाता है? लोटस से, कमल से। ठीक है, फिर उसके बाद श्रेयांश नाथ की जब हम बात करते हैं इनको राइनो से, गैंडा से। ठीक है, अर्नाथ की जब हम बात करते हैं तो इनको फिश से। ठीक है, अरिस्ट नेमी की जब हम बात करते हैं तो इनको शंख से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी का थर्ड। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा आपका, डी 16 डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ पर मैंने इसके पहले वाले टेस्ट में आपको रिवाइज करवाया था कि जब भी हम तीर्थंकर की बात करेंगे तो आप याद रखें काम्पिल्य में, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है, यहाँ पर आपके 13वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था, जिनका की नाम क्या था? विमल नाथ था। ठीक है, ऐसे ही आप कांकड़ी का याद रखेंगे जो कि देवरिया में है। यहाँ पे 9वें ज्ञान तीर्थंकर का जन्म हुआ था, जिनका की नाम क्या है? सुविधा नाथ है। ये चीज याद रखिएगा, यूपी से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है यहाँ से। यहाँ पे तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और उनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है वो भी दिया गया है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। किसी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि मैम आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, व्याख्या दिया है, वहां पर कोई और नाम दिया गया है और यहाँ पे पुष्पदंत जी का नाम दिया गया है जो कि 9वें तीर्थंकर है और इनको मगरमच्छ दिख रहा है आपको, मगर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं जो 9वें तीर्थंकर है उनको सुविधा नाथ या फिर पुष्पदंत दोनों नाम से जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उन्हीं का नाम सुविधि नाथ भी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुने। आपको सत्य कथन चुनना है। या एशिया की सबसे लंबी नदी है, या पीर पंजाल श्रेणी को काटकर गहरा गार्ज बनाती है। यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट आपको इंडस रिवर से दिए गए हैं, इंडस रिवर की बात की गई है, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। डी आपका सही उत्तर है। जब भी हम सिंधु नदी की बात करते हैं, इंडस रिवर की बात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के समीप एक बोगरचू हिमानी से ये निकलती है। अगर आपको एग्जैक्ट नाम जानना है, नहीं तो मानसरोवर पेपर में दिया रहता है। फिर यहाँ पे जब हम गार्ज की बात करते हैं, ये नंगा पर्वत के उत्तर बुंजी नामक स्थल पर लद्दाख श्रेणी को काटकर
गार्ज का निर्माण करती है। ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पर पेपर में इसमें क्या दिया गया था, इट कट्स द पीर पंजाल रेंज, यहाँ पे दिया पीर पंजाल श्रेणी को काटती है। तो आप ये याद रखेंगे, ये कहाँ से, जो नंगा पर्वत के उत्तरभुजी नामक स्थल पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गार्ज का निर्माण करती है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया। और पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया था कि जो इंडस रिवर है वो एशिया की सबसे लंबी रिवर है, वो गलत है। यांगतीज जब हम बात करते हैं तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और इसका भी स्रोत आपका क्या है, तिब्बत का पठार। ये याद रखिएगा, दोनों कहाँ से निकल रही है, तिब्बत के पठार के बगल से ही निकल रही है। और यांगतीज रिवर की अगर हम बात करेंगे, ये ड्रेन कहाँ पर होती है, जाकर गिरती कहाँ पर है, तो चीन सागर में। ये भी चीज आप याद रखिएगा। चलिए 18वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित मेघों में से कौन कौन से मेघ उच्च मेघ हैं। उच्च मेघ की बात की गई है स्ट्रेटोक्यूमुलस, ऑल्टोक्यूमुलस क्लाउड, साइरस क्लाउड, और यहाँ पर दिया गया सीरोक्यूमुलस क्लाउड। तो यहाँ पर एक तरीके से आप याद रखिएगा, जब भी पक्ष ये साइरस दिया रहता है, जहाँ पे साइरस या साइरो, तो इसका मतलब जो क्लाउड्स आपके ऊपर फॉर्म होते हैं, ऊपर एल्टीट्यूड में फॉर्म होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए साइरस, ये जो शब्द दिया है ये 3 और 4 में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 3 और 4 हो जाएगा, 18 का सी। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्लाउड्स के डिफरेंट नेम दिए गए हैं, जहाँ पे लो एल्टीट्यूड पे जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, मिडिल एल्टीट्यूड्स पे, हाई एल्टीट्यूड्स में। हाई एल्टीट्यूड्स में जो क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा साइरोस्ट्रेटस, साइरोक्यूमुलस, साइरस, ठीक है, दिखा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि ये हाई एल्टीट्यूड वाले क्लाउड्स होते हैं। पेपर में एक बार प्रश्न पूछा था यहाँ से। चलिए 19 को अब हम देखते हैं। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करिए। यहाँ पर ओशन करंट से रिलेटेड प्रश्न है और बोला गया आपको सत्य कथन का। जो वार्म ओशन करंट होते हैं दे मूव फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू द हाई लैटिट्यूड। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, ये अगर ये हमारा ग्लोब है तो यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये इक्वेटर हो गया, फिर यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इस तरीके से होता है। ये आपके लो लैटिट्यूड होते हैं, ठीक है, ऐसे पता है ना, 0 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री, इस तरीके से। तो जब धाराएं, गर्म धाराएं इक्वेटर से लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, इक्वेटर से इधर की तरफ मूव करती हैं, तो वो धाराएं कैसी होती, गर्म होती है, वार्म ओशन करंट होती है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है इक्वेटर पे, ठीक है, तो यहाँ का जो ओशियन का जो वाटर होगा वो आपका गर्म होगा और इधर ठंडा होगा जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करेंगे। तो जो भी करंट इधर से ऊपर की तरफ जा रही है वो आपकी वार्म करंट होती है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो आपकी कोल्ड करंट होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है गल्फ स्ट्रीम मीट द ब्राजीलियन करंट कमिंग फ्रॉम द साउथ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ब्राजीलियन करंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये आपका गलत है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो लेब्राडोर से मिलती है। अभी हम फिगर में इसको देखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होगा, ए होगा। बस यहाँ पर आप देख लीजिए गल्फ स्ट्रीम आपको दिख रही है, यहाँ पर ये वार्म ओशियन करंट है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे लाल लाल बना है, और इधर अगर आप देखेंगे तो एक ठंडी जलधारा आ रही है जिसका नाम क्या है, लेब्राडोर है। क्लास ओशियन करंट से रिलेटेड प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो आप प्लीज ये याद रखिएगा कौन सा वार्म ओशियन करंट है, कौन सा कोल्ड ओशियन करंट है, और किस ओशियन का है। जैसे पेपर में कभी कभी पूछ लेता है ये प्रश्न कि जो आपकी यहाँ पर अगर हम बात कर ले, जैसे यहाँ पे ब्राजीलियन करंट की बात करें, या फिर हम बात करें अगुलस की, ये पेपर में कई बार पूछा है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ये एक हॉट करंट है, वार्म ओशियन करंट है, ठीक है, और ये आपके कहाँ पर फ्लो कर रही है ये भी चीज आप याद रखेंगे, ये चीज याद रखिएगा। अभी पेपर में आपको दे देगा ये पैसिफिक ओशियन करंट है, तो आप सभी को पता है ये पैसिफिक ओशियन करंट है, नहीं पैसिफिक रीजन तो ये है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। जब हम पेरू की बात करेंगे तो वो आपका एक कोल्ड करंट है जो कि पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, साउथ पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। इस तरीके से चीजों को क्लियर रखिएगा आप, ठीक है, पेपर में प्रश्न बनता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। 20वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यूरोप की डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस राजधानी से होकर नहीं गुजरती है, बोला है, ठीक है। डेन्यूब रिवर जो कि यूरोप की है वो कहां से होकर नहीं गुजरती है, किस कैपिटल से, तो बर्लिन से, ठीक है। 20 का ए आपका सही उत्तर है।
ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, डेन्यूब रिवर की अगर हम बात करें तो जो डेन्यूब रिवर है वो कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है, ठीक है। और कहाँ जाकर गिरती है? ब्लैक सी में। सब चीजें आप याद रखिएगा, ब्लैक सागर में, काला सागर में जाकर ये गिरती है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डेन्यूब रिवर, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 10 देशों में प्रवाहित होती है, ठीक है। मतलब ये 10 कंट्रीज में आपके फ्लो करती है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। और अगर हम यूरोप के कैपिटल्स की बात करें तो ये यूरोप की 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिनके ये कैपिटल से होकर ये बहती है, ये चीज याद रखिएगा। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 10 देशों से प्रभावित होती है। 10 में से 5 ऐसे देश हैं जिनकी की राजधानी से होकर ये गुजरती है, जिसमें से आपके बुखारेस्ट है, ठीक है, रोमानिया का, बेलग्रेड, ठीक है, यूगोस्लाविया का, बुडापेस्ट हंगरी का, वेना ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया का। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और आप सभी को पता है जब भी हम बर्लिन की बात करते हैं, बर्लिन किसकी राजधानी है? ये आपके जर्मनी की राजधानी है। और बर्लिन में कौन सी रिवर फ्लो करती है? स्प्री। ये भी याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न ऐसे भी बन सकता है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब ये देखिए, अगर हम बात करें डेन्यूब रिवर की तो यहाँ से देखिए किस तरीके से कितना लंबा ये ट्रेवल कर रही है। दिख रहा है आपको? हंगरी का बुडापेस्ट, बताइए, स्लोवाकिया दिख रहा है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है, वेना, ठीक है। इधर देखिए, और इधर अगर आप देखेंगे जर्मनी इधर है, जर्मनी का बर्लिन इधर है। बर्लिन में कौन सी नदी फ्लो करती है? स्प्री, ठीक है। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। और जाकर कहाँ गिर रही है? ड्रेन कहाँ हो रही है? ब्लैक सी में, काला सागर में। 21वां प्रश्न हम देखते हैं। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। एप्लेशियन क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। जब हम गोंडवाना की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कोल होता है वो बिटुमिनस टाइप के होते हैं। एप्लेशियन रीजन जो कि यूएसए में है, कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। एकदम सही है यहाँ पर। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो गया। अब क्लास इसके अलावा आप और देखिए, जैसे रूस का तुला कुजबास पेपर में पूछा गया है, बैकाल झील वाला क्षेत्र, ठीक है। ये भी किसके लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है। पेपर में एग्जैक्टली यही पूछा गया था, कुजबास, तुला, ठीक है। तो याद रखेंगे तुला और कुजबास कहाँ पर है? बताइए। ये रूस के रीजन में है, रूस में है। और ये किसके लिए फेमस है? कोल के लिए। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो डोनेट्स और डोनबास दोनों याद रखेंगे। ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन का यॉर्कशायर, याद रखिएगा, ब्रिस्टल। और जर्मनी का रूर घाटी, तो आप सभी को पता है रूर और सार घाटी जो है वो कोयले के लिए फेमस है। तो यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेपर में प्रश्न बना है यहाँ से। 22वां प्रश्न देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन में हुकुक खूती का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हुकुक खूती की बात की गई है और वो किससे रिलेटेड है? मैं सीधे आपको बताती हूँ। यहाँ पे लगान के अतिरिक्त जो आय होती थी उसको क्या कहते थे? हुकुक खूती। तो यहाँ पर 22वें का बी आपका सही उत्तर है। देखिए, किसान जो सरकारी लगान के अतिरिक्त आय देते थे वह हुकुक खूती कहलाते थे, ये चीज याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने हुकुक खूती का, इस प्रथा का कठोरता से दमन किया था, ठीक है। चलिए 23वां प्रश्न हम देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन राजकीय पत्र व्यवहार की देखरेख से संबंधित है? यहाँ पे मैंने आपको ये प्रश्न पहले भी बताया था। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मजुमदार या अमात्य की बात करें तो ये राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे, ठीक है। सर-ए-नौबत की बात करें, सर-ए-नौबत यहाँ पर देखिए तो ये आपके सेना के प्रधान हुआ करते थे। मैंने ये सब चीजें आपको बताई है और आपको पता था, मैंने ये भी बताया था कि अष्टप्रधान की अगर पूछेंगे तो यहाँ पे किसने अपॉइंट किया था? शिवाजी ने अपॉइंट किया था। तो इन सब चीजों को आप याद रखेंगे। अच्छा, विदेश मंत्री को क्या कहते थे? बताइए। सुमंत कहते थे, याद रखिएगा। चलिए 24 प्रश्न को हम देखते हैं।
देसाई लियाकत समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुने। देसाई लियाकत एलिमेंट की बात की गई है और बोला गया है ये जो एग्रीमेंट था इट वाज साइंड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, और दूसरा दिया गया अंडर दिस एग्रीमेंट इट वाज प्रपोज टू रिजर्व 30% ऑफ सीट फॉर द माइनॉरिटीज। तो मैं आपको बता दूं, जो जब भी हम देसाई लियाकत पैक्ट की बात करते हैं यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है क्लास, तो हाँ ये बात सही है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इसको साइन किया गया था। जब आपके बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था तब देसाई जी ने लियाकत जी के साथ, जो कि मुस्लिम लीग से रिलेटेड थे, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें कि बोला गया था कि माइनॉरिटीज के लिए जो सीटें रिजर्व की जाएगी वो 20% होगी, ठीक है, और सीटें हम बराबरी में हिंदू और मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में बांट लेंगे। तो यहाँ पे 20% होना चाहिए और फॉल्स पूछा गया, इस वजह से आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। देखिए इस समझौते के अनुसार केंद्रीय विधायिका में कांग्रेस और लीग द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की समान संख्या होगी, मतलब जो सीटें हैं वो समान होगी, ये चीज याद रखिएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए, और अल्पसंख्यकों के लिए जो सीट थी वो 20% सीटें रिजर्व कर दी गई थी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसको सीक्रेट पैक्ट भी कहते हैं। 25वां प्रश्न अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अंतरिम सरकार में शामिल नहीं था, ठीक है, मुस्लिम लीग के सदस्यों को छोड़कर बोला गया है। तो यहाँ पर कौन नहीं था शामिल, तो यहाँ पे श्री राजा गोपालचारी नहीं थे। मैंने इंटरिम गवर्नमेंट की बात, अंतरिम सरकार की बात कई क्लासेस में की है और कई बार आपको रिवाइज भी कराया है। अब आपको रिवाइज होना भी चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न हम देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहां पर है, सीधे उत्तर पे आते हैं, इसका आपका बॉन में है, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुआ था, अर्थ समिट में, जिसको कि हम रियो समिट भी कहते हैं, जिसको कि हम रियो समिट कहते हैं, और ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा, अर्थ समिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। 27 हम देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन चेंज की बात की गई है, इसमें आपका कौन सा मिशन शामिल नहीं है, वो है नेशनल विंड एनर्जी मिशन, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा, वो शामिल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जब भी हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन चेंज की, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की, तो इसमें आपके 8 मिशन को शामिल किया गया था, 8 मिशन याद रखिएगा। एक सौर से रिलेटेड था, सोलर मिशन, एक ऊर्जा दक्षता से, ठीक है, फिर एक सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन की बात की गई थी, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, और लिखा यहाँ पे, और जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की बात की गई थी, लेकिन पवन ऊर्जा की बात नहीं की गई थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, विंड एनर्जी की बात इस मिशन में नहीं की गई थी, नहीं तो जल की भी बात की गई थी, सौर की भी बात की गई थी, कृषि की भी बात की गई थी, ठीक है, जलवायु की भी बात की गई थी। 28 को देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा फल सोरोसिस का उदाहरण नहीं है, ठीक है, सोरोसिस का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे अमरूद नहीं है, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। जो सोरोसिस होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो कि मांसल प्रकार के फलों के लिए यूज होता है, ये चीज आप याद रखिएगा। कटहल, सैतूत, अनानास ये सब इसके हैं, लेकिन जब हम अमरूद की बात करते हैं तो अमरूद किस प्रकार का फल माना जाता है, बेरी के, जो बेरी होती है ना। चलिए 29 अब हम देखते हैं, यहाँ पे तंबाकू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चुनिए। विद रेफरेंस टू द टोबैको सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला दिया गया इट्स ओरिजिन इज द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हुई या मालवेसी कुल का सदस्य है। तंबाकू की खेती भूमि का पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। फिर आखिरी है इसके विकास हेतु लाल पीली मृदा सबसे अच्छी होती है। यहाँ पर आपके सारे ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन आपका बी स्टेटमेंट सही है। या मालवेसी कुल का नहीं है, ये सोलोनेसी कुल का है।
ये चीज याद रखिएगा। जब भी हम तवांगों की बात करते हैं तो ये सोलोनेसी कुल का है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। 30 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कुछ केप दिए हैं, मतलब अंतरिक्ष द्वीप दिए हैं और यहाँ पर देश दिया गया है। तो चलिए मार्क करते हैं। जब हम सेंट फ्रांसिस केप की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। फ्रिया केप की जब हम बात करते हैं ये कहाँ पर है, ये नाम्बिया में है। यार केप की हम बात करें ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑरेंज केप आपका ब्राजील में है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया, 3 4 2 1, ठीक है। कहाँ दिया गया, ए में दिया गया है। तो 30 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 31 प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है। ओमान साउथ वेस्ट एशिया का पार्ट है, अफगानिस्तान साउथ एशिया का पार्ट है, म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, चाइना साउथ एशिया का नहीं ईस्ट एशिया का पार्ट है, ठीक है। ये तो आसान प्रश्न था, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको वर्ल्ड मैप याद है और आपको पता है इधर साउथ चाइना सी है, इधर चाइना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आराम से करके ना, तभी आप आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। 32वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य सागर में विलीन होती है, ठीक है। कौन सी विलीन होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इन सब में से जो रोन नदी है वो आपके भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में जाकर लीन हो जाती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर याद रखेंगे आप, ये स्विस अल्प से निकलकर जिनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, ये चीज याद रखें। और जो सीन नदी है वो उसकी सहायक नदी है। चलिए, अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो फ्रांस का लियोन शहर है ना, वो रोन नदी के तट पर स्थित है। एक बार पेपर में ये भी पूछा गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। 33 देखिए। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का यमन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में आता है। तो यमन की बात की गई है, यमन किस में आता है, यमन आंध्र प्रदेश का पार्ट है। अब देखिए क्लास, जब भी हम पुडुचेरी की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे पुडुचेरी की बात, तो 1954 में इसे भारत में शामिल किया गया और ये एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में जो कि विस्तृत है। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल है, याद रखिएगा। पुडुचेरी की जब हम बात करते हैं, जो मुख्य पुडुचेरी है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। कराईकल की बात करें जो पुडुचेरी का ही हिस्सा है, वो भी तमिलनाडु में ही आता है। यनम की बात करें, यनम आंध्र प्रदेश में है। और माही की बात करें तो ये किस में है, केरल में है। ये याद रखिएगा आप क्लास, ठीक है। और 2006 में इसका नाम पौंडीचेरी से क्या कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया, कराईकल भी तमिलनाडु में है, यनम की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश में और माही केरल में स्थित है। चलिए 34 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे दर्रा दिया गया है, राज्य दिया गया है, ठीक है। तो एक एक दर्रे को मिलाते हुए चलते हैं। जब हम चांगला की बात करते हैं, चांगला लद्दाख में आता है, मानस किसमें, उत्तराखंड में, तुजू मणिपुर में, ठीक है। और देप्सा पास हिमाचल प्रदेश में। तो बी सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अब मैंने आपको बताया था, आप याद रख सकते हैं, लिप नीत इमान। तो ये सारे दर्रे किसके हैं, उत्तराखंड में है। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश का याद करने को बताया था, एक ट्रिक आप ऐसे याद रखोगे, एक बोट है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रोहतंग भरा शिप, तो ये एक शिप है जिसपे आपको बहुत बहुत रोमांचक सफर है। तो रोहतांग भरा शिप के लिए आपको क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश, तो 12, ठीक है। तो यहाँ पे रोहतांग पास, बारालाचा, ठीक है, शिप्ला, ये सब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इस तरीके से आप इमेजिन करके याद कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। 35 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर मुख्यालय स्थित है इसका, तो इसका सीधे आंसर हम देखते हैं, इसका है आपका उत्तर नोएडा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए, ठीक है। असत्य कथन की बात की गई है यहाँ पर। यूनियन टेरिटरी विद द लोवेस्ट डिकेडल आपको बोला गया है दादर नागर हवेली, ठीक है। यहाँ पे असत्य कथन बोला गया है, ये चीज आप याद रखिएगा। दादर नागर हवेली में लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, ठीक है। दूसरा आपको बोला गया सर्वाधिक नगरीय 10
की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य केरल है। द स्टेट विद द हाईएस्ट अर्बन डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज केरल। और यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी क्लास डी नहीं सी हो जाएगा, फॉल्स बोला गया ना, तो दोनों फॉल्स है, यहाँ पर दोनों फॉल्स है, ये चीज याद रखिएगा, दोनों फॉल्स है। किस तरीके से, अब हम इसको देखते हैं। जब हम बात करते हैं सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश की, ठीक है, सबसे अधिक की जब हम बात करेंगे तब उसका उत्तर होगा दादर नागर, ठीक है, हवेली। ये चीज आप याद रखिएगा। सबसे कम की बात करेंगे तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो कि आपके पेपर में पूछा है यहाँ पे, द यूनियन टेरिटरीज विद द लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, और यहाँ पर अगर हाईएस्ट लिख देता ना तब आपका ये चीज सही होता। ठीक है, हाईएस्ट अगर पूछेगा सबसे अधिक तो दादर नागर हवेली हो जाएगा। सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो वो लक्षद्वीप होगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया था, द स्टेट विद द हाईएस्ट अर्बन डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, वो केरल नहीं है, वो क्या है, सिक्किम है। क्या है, सिक्किम है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर यहीं पर आपसे पूछ लेगा सर्वाधिक नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश, तब उसका उत्तर क्या होगा, दमन दियो होगा। चलिए 37 अब हम देखते हैं। 37 में क्या है, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों को उनकी नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अधिक से कम की ओर रखिए। ठीक है, अधिक से कम की ओर, और क्या बोला गया, परसेंटेज ऑफ देयर अर्बन पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, मेरठ में है, फिर आगरा में है, फिर बनारस में है, फिर झांसी में है। तो यहाँ पे 37 का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम नगरीय जनसंख्या की बात करें उत्तर प्रदेश में तो वो 22.3% है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। और अगर हम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले नगर देखें तो सबसे पहले गाजियाबाद है, फिर उसके बाद लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, मेरठ है, आगरा है, बनारस है, झांसी है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सबसे ज्यादा याद रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, और सबसे कम अगर आपसे पूछेगा तो इस हो जाएगा उसका उत्तर श्रावस्ती। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में आपको थोड़ा तकलीफ हुई होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें मैं आपसे मतलब आप मेरा फेस नहीं देख पाए। ठीक है, लेकिन तब भी हम अगले क्लास में फिर उसी पैटर्न में क्लासेस को लेंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जहां पर भी मैंने आपसे बोला है इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ और डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।